गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में अध्याय 8 मैं जीऊँगी पढ़ेंगे। मैं जीऊँगी इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। इनका जन्म 6 मई 1961 को बंगाल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको लोग गुरुदेव के नाम से भी बुलाते हैं। बंगला भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। धनी परिवार में जन्म लेने के कारण इनको अलग अलग विषयों के अध्यापक आकर इनको अलग अलग विषयों के अध्ययन घर पे ही करवाते थे। संगीत, चित्रकला में इन्हें विशेष रुचि थी। साहित्य के लगभग सभी विधाओं में इनकी लेखनी ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 1913 में गीतांजलि नामक काव्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना इन्होंने ही की है। सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं आपका चैप्टर मैं जीऊँगी। मैं जीऊँगी यह एक कहानी है पारिवारिक आंतरिक कलह की। परिवार के अंदर जो आपस में कलह होता है, एक दूसरे के लिए भेदभाव होता है, उसकी कहानी है। इसमें लेखक ने बताया है कि जो परिवार में एक दूसरे के लिए द्वेष होता है, जो परिवार में कलह होती है, इससे क्या होता है, इससे घर की शांति ही नहीं भंग होती है, बल्कि इससे घर भी टूट जाता है। इससे कभी कभी घर परिवार भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें परिवार में सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। देखिए इस चैप्टर की कहानी। यह चैप्टर एक पत्र के माध्यम से है, जिसमें मझली बहू ने अपने परिवार को पत्र लिखा है। मझली बहू ने यह पत्र लिखा है और वह लिखते हुए कह रही हैं, आज 15 साल हुए हमारी ब्याह को, तब से साथ ही रहे, हम तब से साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। मझली बहू जो है उसके घर की, वह अपने ससुराल के लिए चिट्ठी लिख रही हैं और कह रही है, आज से 15 साल पहले मैं ये अपने ससुराल में आई थी शादी करके, तब से आज तक मैं अपने ससुराल में ही रही और मुझे कभी लिखने का मौका नहीं मिला। वह अब 15 साल बाद जब जगन्नाथपुरी आई हैं, तो वह उनको यह समझ में आया, मझली बहू को यह समझ में आया है कि भगवान और मझली बहू के अलावा भी उनका एक अस्तित्व है। तो उन्होंने यह चिट्ठी लिखा है हिम्मत करके। उन्होंने कहा इसे मझली बहू की चिट्ठी ना समझना, बल्कि एक स्त्री की चिट्ठी समझना। वह अपनी चिट्ठी में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, जब उनको देखने के लिए उनके घर उनके ससुराल वाले आए थे, तब वह 12 साल की थी, उनको 12वां साल लगा था। उनका घर बहुत ही दूर गांव के अंदर था, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तब भी उनके ससुराल वाले वहां पहुंचे और लेखिका घर वालों ने उनकी बहुत आवभगत की। लेखिका की शादी हो गई। उनके घर में विदाई के करुण ध्वनि गूंज उठी और वह अपने ससुराल मझली बहू बनकर आ गई। मझली बहू यानी बीच की बहू। सभी औरतें जब वह मझली बहू बनकर गई, अपने ससुराल गई, तो सभी औरतें जो थी वह उनको देखने के लिए, आस पड़ोस की औरतें उनको देखने के लिए गई। जैसा कि आपने अक्सर देखा है, नई दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें जाती हैं, वैसे ही उनको देखने के लिए औरतें जाती हैं। दुल्हन को देखती हैं, जांचती परखती हैं और सभी कहती हैं, सभी को मानना पड़ता है कि बहू सुंदर है, यानी लेखिका सुंदर है। जो लेखिका के ससुराल वाले थे, लेखिका सुंदर है यह तो बहुत जल्दी भूल गए, लेकिन
उनमें बुद्धि है, यह चाह कर भी वह भूल नहीं पाए। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। जो लेखिका की माँ थी वह कहती थी कि औरत के लिए, स्त्री के लिए उसका तेज दिमाग भी एक बला है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते यह बहुत तेज है, लोग बुरा भला कहते हैं, सो कहते रहे, मैंने सब माफ़ कर दिया। जो लेखिका के ससुराल वाले थे वह उठते बैठते बहुत तेज है यह कहते और उसे बुरा भला कहते। जो लेखिका है वह जो भी कहते थे वह कहते रहे, उनको बुरा भला कहने दिया और उनको उन सभी बातों के लिए माफ़ कर दिया और छुप छिप कर कविताएँ लिखती रही। कविताएँ लिखती थी, मामूली थी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को लिखा हुआ था। जो लेखिका ने कविता लिखी थी वह उसके ससुराल के रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त थी, वह रीति रिवाज के बंधनों में बंधी हुई नहीं थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। जो लेखिका है वह माँ तो बनी, लेकिन उसकी जो नन्ही बेटी थी कि बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए लेखिका ने कहा माँ तो बनने का मैंने दर्द उठाया लेकिन माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। यह जो घटना थी उसकी बेटी के मरने की, उसको किसी तरह वह भूल गई और फिर से रोज़मर्रा के काम में वह लग गई। गाय भैंस सानी पानी में लगी रही, उसके हाथ जो गाय भैंस थे उनको खिलाना पिलाना उसमें वह लगी रही। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था, गाय भैंसी मुझे अपने से लगते थे, इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। जो लेखिका है वह कह रही है कि तुम्हारे घर का जो व्यवहार था वह रूखा था, यानी उनके ससुराल का जो व्यवहार था वह बहुत ही बेकार था, कठोर था और घुटन भरा था। इसलिए उनको उस घर में केवल गाय भैंस ही अपने से लगते थे, जिनसे वह अपना कह सकती थी और जिनके पास वह जा सकती थी। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा, गृहस्थी की जकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। यह जो लेखिका ने पत्र लिखा है वह पत्र एक घटना के कारण उन्होंने लिखा है। अगर यह घटना नहीं होती तो यह पत्र लिखने का मौका भी नहीं मिलता। लेखिका ने बताया कि जो जेठानी थी उनकी जेठानी की छोटी बहन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनके घर में आकर रहने लगी। लेखिका ने देखा कि उसके आने से, बिंदु के आने से घर में सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि जो जेठानी की बहन थी वह ना ही रूपवती थी और ना ही धनवती, ना ही उसके पास धन था और ना ही वह सुंदर थी, जिसको लेकर जो लेखिका के ससुराल वाले थे बहुत ही परेशान हो गए थे और बहुत ही बेरुखे हो गए थे। इस समस्या को लेकर जो जेठानी थी वह उलझ गई थी कि एक तरफ तो उनकी बहन थी और दूसरी तरफ ससुराल वालों की नाराज़गी। वह अपनी बहन को रखे या ससुराल वाले की नाराज़गी को सहे। जो बिंदु थी उसके माँ बाप नहीं थे तो वह अनाथ सी हो गई थी, तो वह अनाथ लड़की के साथ अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देखकर लेखिका को अच्छा नहीं लगता है और लेखिका का व्यवहार उसकी तरफ बहुत ही अच्छा हो जाता है। उस अनाथ लड़की के साथ ससुराल वालों का रूखा बर्ताव देखकर लेखिका से नहीं रहा गया और उसने बिंदु को अपने पास जगह दे दी, जिससे जेठानी जी को चैन की सांस आई और जो ससुराल वाले हैं सारी गलती का बोझ लेखिका पर डाल देते हैं। पहले जो बिंदु थी वह लेखिका देखकर संकोच करती थी, उनके पास नहीं जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह लेखिका से प्यार करने लगी और बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर लेखिका पर उड़ेल दिया था। यानी जो बिंदु थी वह लेखिका से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। जो ससुराल वाले थे बिंदु को किसी न किसी बहाने से घर से निकालने के लिए कोई ना कोई नया तरीका अपनाते थे। उन्होंने बिंदु को घर से निकालने के लिए उसके ऊपर एक बार चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया और एक बार जब बिंदु के शरीर पर घमौरियाँ निकल आई तो उसको चेचक का नाम दे दिया और सबूत के नाम पर उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु धीरे धीरे उस घर में बड़ी होने लगी। साथ ही साथ जो लेखिका है उसके परिवार वालों की नाराज़गी भी बिंदु के प्रति बढ़ती गई।
जब ससुराल वाले बिंदु को घर से निकालने में नाकामयाब हो गए तब उन्होंने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की को देखने तक नहीं आए और ससुराल वालों ने कहा कि ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर जो लेखिका का दिल है वह कांप गया, उनको एक डर सा लगा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पाँव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो। जो बिंदु है शादी के दिन तक अपनी बहन के पैर को पकड़कर उनसे कहा कि मुझे इस घर से मत निकालो, लेकिन उसकी बहन भी क्या सकती थी। तब जो बिंदु है वह लेखिका के पैर पकड़कर कहती है कि दीदी मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं तुम्हारे गौशाला में पड़ी रहूँगी, यानी जो गाय बांधने का स्थान होता है वहाँ मैं पड़ी रहूँगी और तुम जो मुझे कहोगी वह मैं करूँगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ। जो बिंदु थी लेखिका से कहती है कि दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ, क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैंने कहा ना बिंदु ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो लेखिका है वह बिंदु से कहती हैं नहीं, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोककर वह बोली, बिंदु याद रख पति ही पत्नी का परमेश्वर है। जो जेठानी जी थी वह बिंदु को रोककर कहती हैं कि देख बिंदु, जो पति है वही स्त्री के लिए परमेश्वर होता है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फपक फपक कर रोने लगी। 3 दिन बाद, अभी ब्याह के 3 दिन ही हुए थे, कि सुबह सुबह जब वह गाय भैंसों को चारा देने गई लेखिका, तो उन्होंने बिंदु को वहाँ देखा, और जब बिंदु ने लेखिका को देखा तो वह उनको देखकर जोर जोर से रोने लगी। बिंदु ने बताया कि उसका पति पागल है और सास बेरहम है और उनसे बचकर वह बड़ी मुश्किल से यहाँ आई है। जो लेखिका है गुस्से और घृणा से भर जाती है और बोल उठती है, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है। तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं कौन ले जाता है। जो लेखिका है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्साती है और कहती है कि इस तरह का ब्याह भी कोई ब्याह है, इस तरह का ब्याह नहीं है। मैं देखती हूँ तुमको यहाँ से, मेरे पास से कौन ले जाता है। जो ससुराल वाले थे वह लेखिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सब कहते हैं कि बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसको लेने के लिए आ पहुँचते हैं। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। जो बिंदु थी लेखिका को अपमान से बचाने के लिए खुद ही अपने ससुराल वालों के सामने आ जाती है और ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई चाहे बिंदु मर भी जाए वह कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। जो लेखिका थी जब बिंदु को उसके ससुराल वाले साथ ले जाने लगे तो वह बिंदु को रोक नहीं सकी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बिंदु को रोकेंगी तब भी बिंदु नहीं रुकेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी लेखिका का अपमान करे। वह समझ गई कि बिंदु चाहे मर भी जाए वह कभी भी उनकी शरण में जो लेखिका थी उसके घर पर नहीं आएगी। तभी लेखिका ने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। लेखिका ने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। यह सब सुनकर ससुराल वाले बहुत ही खुश होते हैं कि ठीक है, चलो इसी बहाने वह तीर्थ यात्रा करने जाएगी तो बिंदु के बारे में नहीं पूछेगी, नहीं बात करेगी, उसको लाने के लिए नहीं कहेगी। तो इससे ससुराल वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। जो लेखिका है वो अपने भाई शरद को बुलावा भेजती हैं और उससे कहती हैं कि भाई अगले बुधवार को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी और तुम किसी तरह जगन्नाथपुरी जाने वाली गाड़ी में बिंदु को बैठा देना। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जो लेखिका है वह बहुत ही ज़्यादा
व्याकुल हो जाती है, व्यथित हो जाती है और अपने भाई से प्रश्न करती है, क्या तुम बिंदु को राजी नहीं कर पाए? तो उसका भाई कहता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिंदु ने कल ही अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरत ने उत्तर दिया, मैं स्तब्ध रह गई। जो लेखिका है वह स्तब्ध रह जाती है। तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ, बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते वह मेरे जीवन में नहीं था। लेखिका कहती हैं, लोग जिसे दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, यानी खाने पीने, रहने, कपड़े पहनने आदि की जो कमी होती है इसको लोग कष्ट कहते हैं, लेकिन लेखिका को अपने ससुराल में इस चीज़ का कोई अभाव नहीं था। लेखिका कहती है कि तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो तुम में कोई खोट ना था। यानी लेखिका अपने पति से कहती, तुम्हारे भाई का चरित्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र खराब नहीं था, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी, इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। जो लेखिका कहती हैं, उन्होंने बिंदु को देखा, उन्होंने घर गृहस्थी वाली औरत का परिचय भी पा लिया, अब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब लेखिका कहती है कि मैंने तुम्हारे घर का चौखट लांघ लिया, यानी मैं तुम्हारे घर से बाहर आ गई हूँ और इस वक्त मैं खुले आसमान के नीचे अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। लेखिका कहती है कि जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने उन्हें एक रीति रिवाज के पर्दे में बंद कर रखा था, लेकिन बिंदु के आने से और उसकी मौत से यह रीति रिवाज के जो पर्दे थे वह हट चुके थे और वह आज़ाद हो चुकी थी। अब वह मझली बहू नहीं रही थी। क्या तुम सोच रहे हो कि अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। जो लेखिका रहती है वह उस चिट्ठी के माध्यम से कहती हैं कि क्या तुम लोग सोच रहे हो कि मैं मरने वाली हूँ? यानी सभी यही सोचती हैं कि स्त्री असहाय होती है, औरत असहाय होती है, वह बाहर जाकर केवल मृत्यु का ही वर्ण करती है। लेकिन लेखिका कहती है कि तुम लोग या अगर यह सोच रहे हो कि मैं मरने वाली हूँ तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, तुम लोग मत डरो, मैं ऐसा मजाक नहीं करने वाली। यह एक मजाक के समान है कि अपने जीवन को इस तरह से खत्म कर देना। मीरा भाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल। जो लेखिका है वह कहती हैं कि मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी और उनके भी बहुत सारे बंधन थे, वो भी बहुत सारे बंधनों में बंधी हुई थी, लेकिन उन बंधनों से मुक्त होने के लिए उन्होंने आत्महत्या का वर्ण नहीं किया था, उन्होंने आत्महत्या का राह नहीं चुना था। लेखिका कहती है, मुझे भी अपने आप पर भरोसा है, मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले रहूँगी, यानी मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी, मुझे किसी के आश्रय की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल। जो लेखिका कहती है, अब मैं तुम लोगों के आश्रय से मुक्त हो चुकी हूँ और तुम लोग के आश्रय से मुक्त हुई मैं मृणाल, जो लेखिका का नाम है। इस चैप्टर में बताया गया है कि परिवार में जो आंतरिक कला होती है, इसमें आपने देखा ही आंतरिक कला है, जिसकी वजह से लेखिका अपने घर को छोड़कर जाने पर विवश हो जाती है, अपने घर को छोड़ देती है और अकेले रहने का निश्चय करती है। तो कहा गया है कि हमें परिवार में कलह नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक कलह और अशांति से परिवार नष्ट हो सकते हैं और परिवार की शांति भंग हो सकती है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।